हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे से होंगे। मैं सुजीत सिंह आप सभी लोगों का अपने परिवार लेट्स स्टडी इंडिया में हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां पर आप लोग पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी, जूलॉजी। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज बीएससी थर्ड सेम केमिस्ट्री, जिसमें सेकेंड यूनिट स्टार्ट किया जा रहा है। इसके पहले फर्स्ट यूनिट केमिकल काइनेटिक कंप्लीट किया जा चुका है। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं सेकेंड यूनिट, जिसका नाम होगा केमिकल इक्विलिब्रियम। स्टार्ट किया जाए केमिकल इक्विलिब्रियम। पहले हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, उसके बाद जो आपके सिलेबस में पहले देख लेते हैं सिलेबस में है क्या, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, आपको इस सेकेंड यूनिट में जो आपके सिलेबस में किस टॉपिक्स मिलेंगे वो कुछ इस टाइप से हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड फ्री एनर्जी, ये फर्स्ट टॉपिक होगा। सेकेंड, थर्मोडायनामिक्स डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। बच्चों ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन ली चैटलियर प्रिंसिपल, रिएक्शन आइसोथर्म एंड रिएक्शन आइसोकोर, क्लेप्रॉन क्लैसियस इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। आपको सिलेबस में सिर्फ इतने ही पॉइंट कवर करने हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग इसमें एक नया ऐड कर दे रहे हैं, वो है इंट्रोडक्शन पार्ट। तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे बच्चों, देन वी डिस्कस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड फ्री एनर्जी। चलो तो देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो बच्चों यहां से सबसे पहला वर्ड आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम है क्या? तो देखो, द केमिकल रिएक्शन आर जनरली रिवर्सिबल इन नेचर। बच्चों ये जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ये जो नेचर में ये दो टाइप की होती है, एक जो रिवर्सिबल एंड अनदर इररिवर्सिबल। तो फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट मींस रिवर्सिबल एंड व्हाट मींस इररिवर्सिबल। तो देखो बच्चों, सपोज दैट वी टेक अ रिएक्शन लाइक, कोई भी जैसे हम लोग जब रिएक्शन कराते हैं तो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड देन प्रोडक्ट, यही होगा। रिएक्टेंट जो स्पीसीज रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे एंड उससे जो फॉर्म होगा दैट मींस इट्स अ प्रोडक्ट। अच्छा बच्चों, इसमें क्या है कि जब अगर किसी रिएक्शन में सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन ना हो, तो इसको बोला जाएगा दिस इज अ इररिवर्सिबल रिएक्शन। ये जो इररिवर्सिबल रिएक्शन होती है बच्चों, यूनिक डायरेक्शन, सिर्फ एक डायरेक्शन में ही कंप्लीट होती है, ठीक है। दिस इज इररिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, अगर बच्चों यहां से कुछ रिएक्शन आपको इस टाइप से देखने को मिलेंगी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा एंड प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का भी फॉर्मेशन होगा, ठीक है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट, ऐसी रिएक्शन को बच्चों बोला जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है और आफ्टर सम टाइम प्रोडक्ट कन्वर्ट टू रिएक्टेंट, इसी को बोला जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा बच्चों, इस जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इसमें देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन कौन सा होगा? प्रोडक्ट, अगर कोई रिएक्शन प्रोडक्ट के डायरेक्शन में चल रही है तो उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन बोलेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट साइड चल रही है, दिस इज अ बैकवर्ड रिएक्शन आर बैकवर्ड डायरेक्शन। तो देखो बच्चों, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन और ये बैकवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, तो बच्चों ये जो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट होगा ये ओनली अप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है तभी इक्विलिब्रियम का कंडीशन अप्लाई होगा। इररिवर्सिबल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट नहीं है। चलो एक पॉइंट तो हमारे माइंड में आया।
तो देखो क्या कह रहा है, द केमिकल रिएक्शन आर जनरली रिवर्सिबल इन नेचर। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अभी हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो, बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बच्चों फॉरवर्ड रिएक्शन अगर रेट को आर से रिप्रेजेंट करें, फॉरवर्ड है तो आर एफ से रिप्रेजेंट करें, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब अगर ये कंडीशन अगर अचीव हो रहा है बच्चों कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट दोनों सेम हो जाए जिस स्टेट पे, उसी को बोला जाता है इक्विलिब्रियम। देखो मतलब क्या है कि अगर कोई रिएक्शन करा रहे हैं तो इसको एक ग्राफ से समझ लेते हैं, ज्यादा क्लियरिटी आएगी। यहां से समझ लेते हैं बच्चों। सपोज दैट देखो एक ग्राफ ड्रा कर रहे हैं रिएक्टेंट। अब अगर ये पहले कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम एक ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, किसको लेके, रिएक्टेंट के केस में। चलो ये कंसंट्रेशन टाइम। अब एक बात बताओ, अगर जब टाइम t इज इक्वल टू 0 हो, देखो यहां से हम रिएक्टेंट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 कंसंट्रेशन C ना टाइम t इज इक्वल टू t, सपोज दैट कंसंट्रेशन CT। यहां ध्यान दो, अगर जब टाइम हम स्टार्ट नहीं किए हैं तो जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लेंगे वो तो सबसे ज्यादा होगा। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इस टाइम पे सपोज दैट सबसे ज्यादा है, हाई है। देखो ये कंसंट्रेशन हाई है, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा आफ्टर सम टाइम कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। अब टाइम बढ़ाते जाएंगे कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा। तो इसका ग्राफ बच्चों कुछ कर्व इस टाइप से ड्रा होगा, कंसंट्रेशन ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। देखो देखो इस टाइम कंसंट्रेशन हाई है, अगर यही इस टाइम देखे तो कंसंट्रेशन क्या हो गया, डिक्रीज होके यहां आ गया। जैसे जैसे देखोगे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का डिक्रीज होता है। अच्छा ये रिएक्टेंट के केस में है। प्रोडक्ट के केस में बच्चों देखो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की कुछ क्वांटिटी थी, लेकिन प्रोडक्ट तो अभी बनेगा नहीं, प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम जैसे ही अब रिएक्टेंट की कुछ क्वांटिटी यहां से डिसोसिएट होगी तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो प्रोडक्ट का इनिशियल कंसंट्रेशन 0 होता है, लेकिन फाइनल कंसंट्रेशन जैसे टाइम के साथ इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। तो देखो टाइम 0 है तो ये 0 है, लेकिन टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा तो इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। चीजें समझ में आ रही है, टाइम के साथ इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब बच्चों एक टाइम ऐसा आएगा जहां रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो उसके डिक्रीज होने का और इसके इंक्रीज होने का, दैट मीन्स रिएक्शन का जो रेट है, स्पीड है, जिस टाइम सेम होंगे उसी को बोला जाता है इक्विलिब्रियम। उसने क्या कर लिया, इक्विलिब्रियम को अचीव कर लिया। ठीक है, अगर इसको हम कुछ इस तरीके से समझें, देखो तो यहां से यही बता रहा है, thus in a given time as much of the product is formed as react it back to give the reactants, the reaction in such condition is said to be in a state of chemical equilibrium। मतलब जिस फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट जहां क्या होगा, सेम हो जाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इक्विलिब्रियम। अच्छा अब यहां से बच्चों एक चीज और आपको ध्यान देना है जिसको हम देखते हैं, पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं, देन आगे टॉपिक पे डिस्कस किया जाएगा। देखो बच्चों ये जो इक्विलिब्रियम होगा, देयर आर 2 टाइप्स, 2 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। ठीक है, एक होता है बच्चों स्टैटिकल इक्विलिब्रियम और एक होता है डायनेमिक्स। स्टैटिकल एंड सेकेंड डायनेमिक। What means statical equilibrium? Suppose that बच्चों we have a pen, ये हमारे पास पेन है। अगर हम यहां से इस पेन पे कोई फोर्स अप्लाई करें, देखें अगर ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इस पेन में क्या होगा, मूवमेंट होगा। ठीक है, अच्छा जिस फोर्स से हम ये अगर इस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर इतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से भी अप्लाई किया जाए तो ये क्या हो जाएगा,
अब देखो कुछ इस कंडीशन, ये कंडीशन बना, ये लगा रहे हो उतना ही फोर्स यहां से लगा रहा है, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब इसका मूवमेंट ना तो इस डायरेक्शन में होगा ना इस डायरेक्शन में होगा। इस कंडीशन को बोला जाएगा बच्चों कि ये भी क्या है, एट इक्विलिब्रियम में है, बट इसमें मूवमेंट नहीं है। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को स्टैटिकल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। सेकेंड इक्विलिब्रियम बच्चों, अगर मान लो हमारे पास वी हैव अ, देखो एक कोई हम यहां से कंटेनर ले लिए, ध्यान से देखना, और इस कंटेनर में वाटर भर दिए, ये वाटर है बच्चों, चलो इतना वाटर भर दिए, दैट मीन्स इस वाटर का ये क्या है, वॉल्यूम है। अब करते क्या है बच्चों, चलो इसको फुल भर दो, चलो ये पूरी तरह भरा हुआ है और इसका ये वॉल्यूम है। चलो अब हम करते क्या है कि यहां से इसको यहां से कुछ होल कर देते हैं। क्या कर दिया गया, कुछ होल कर दिया गया, देखो ये। चलो अब बच्चों जितना होल यहां किया गया, ध्यान से देखना, इतना हमने यहां से क्या कर दिया, होल कर दिया। अब इतना ही होल ऊपर कर दो, देखो ये दोनों होल सेम है बच्चों। अच्छा अब हो क्या रहा है कि जैसे ही होल करेंगे तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वाटर कहाँ आएंगे, बाहर की तरफ आना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बाहर की तरफ आना स्टार्ट करेंगे तो वॉल्यूम धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन एक ऐसा काम करो कि जितना होल ये किए हो वही होल ऊपर करके उतनी ही क्वांटिटी में यहां से वाटर को इन कराओ, वाटर भरो। तो आप कर क्या रहे हो, जितना वाटर बाहर जा रहा है उतना ही वाटर बाहर से कहाँ क्या आ रहा है, अंदर आ रहा है। मतलब जितना पानी होल से बाहर जा रहा है उतना ही पानी आप होल से अंदर कर रहे हो। तो क्या इस वॉल्यूम में कोई चेंजेस आपको दिखेंगे, नहीं। अरे भाई जो क्वांटिटी बाहर जा रही है वही क्वांटिटी क्या आ रही है, अंदर आ रही है। यानी वाटर के मॉलिक्यूल में मूवमेंट तो है लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंजेस देखने को हमें नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स इसको ही हम क्या बोलेंगे बच्चों, इक्विलिब्रियम। ये भी किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। बट ये इक्विलिब्रियम, इसमें क्या है बच्चों, मूवमेंट है। वाटर का मॉलिक्यूल बाहर भी जा रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल अंदर भी आ रहा है, और वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट बना हुआ है। वो चेंज होना चाहता है बट चेंज हो नहीं पा रहा है। दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर जिस रेट की बात की जाए तो जो रेट यहां से देखिए, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है, जिस रेट से वाटर आ रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट उसी रेट से वाटर क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। समझ में आ रहा है, यानी दोनों रेट क्या है, सेम है। अगर वो दोनों रेट सेम है बच्चों तभी ये क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम में होगा। चलो तो यहां से हम लोगों ने इक्विलिब्रियम के बारे में समझा कि इक्विलिब्रियम आखिर में है क्या, कितने टाइप के हैं। तो दो टाइप के इक्विलिब्रियम देखा, स्टैटिकल इक्विलिब्रियम और एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बच्चों केमिकल इक्विलिब्रियम जो हम लोगों को सिलेबस में पढ़ना है, इट्स डायनेमिक इक्विलिब्रियम। याद रखना, स्टैटिकल इक्विलिब्रियम नहीं है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। चल ये तो कुछ बेसिक बातें रही और इसका ये सब कंटेंट वही सारी चीजें हैं जो आप लोगों को अभी हम लोग एक्सप्लेन किए हैं इक्विलिब्रियम के बारे में। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। तो यहाँ आगे का हमारा टर्म होगा, यहां से एक नया टर्म मिलेगा, वो होगा लॉ ऑफ मास एक्शन। सबसे पहला टर्म आपको देखने को मिलेगा लॉ ऑफ मास एक्शन। तो बच्चों ये लॉ ऑफ मास एक्शन का लॉ क्या है, ठीक है। तो देखो इसके लिए आपको एक कंसेप्ट आना होगा बच्चों, एक्टिव मास। किसका, एक्टिव मास। तो 2 मिनट एक्टिव मास के बारे में बात कर लिया जाए। एक्टिव मास याद रखना बच्चों, मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन को ही एक्टिव मास कहा जाता है बच्चों। और व्हाट मीन्स मोलर कंसंट्रेशन, दैट मीन्स मोलैरिटी
आप लोग मोलरिटी पढ़े होंगे। मोलरिटी को ही मोलर कंसंट्रेशन। बच्चों कंसंट्रेशन को पता करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, लाइक नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, ये सब मेथड है। तो उसी में से जो मोलर कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन को मेजर करने का एक मेथड है। तो मोलर कंसंट्रेशन को ही मोलरिटी कहा जाता है और उसी को एक्टिव मास कहा जाता है। अगर कोई रिएक्टेंट आर है बच्चों, अगर इसका आपको मोलर कंसंट्रेशन पता करना है, रिप्रेजेंट करना है या एक्टिव मास, तो सबसे पहले इसको ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे और इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, और दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लिखने का जरूरत नहीं है, बस उसको ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर दो। चलो, तो ये तो बात रही मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन को ही हम क्या बोलते हैं, मोलर एक्टिव मास। तो मोलर कंसंट्रेशन दैट मींस मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यही तो मोलरिटी है। समझो, यही मोलरिटी है, यही मोलर कंसंट्रेशन है और यही है बच्चों एक्टिव मास। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा इस एक्टिव मास को, इसी एक्टिव मास की यहां बात होगी। चलो, सेकेंड पॉइंट बच्चों, यहां से एक चीज और आपको जान लेना जरूरी होगा और वो होगा कि जो रिएक्शन है, चाहे वो फॉरवर्ड रिएक्शन हो या बैकवर्ड रिएक्शन हो, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अगर ओवरऑल शॉर्टकट में इसमें बात की जाए तो किसी रिएक्शन का जो रेट होगा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स अगर हम बात करें तो किसी रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अब इन दोनों से अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, इन दोनों का यूज होने वाला है बच्चों। तो चलिए देखते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या बात करना है हमें। देखिए ये लॉ बोलता क्या है, the rate at which a substance react is directly proportional to the product of the active masses of the reacting substances। देखो बच्चों, इसका क्या मतलब कहने का है, जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट है A प्लस बी, इट गिव्स C प्लस डी। बच्चों हमेशा इरिवर्सिबल का ही यहाँ साइन यूज करेंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए इरिवर्सिबल रिएक्शन ही होगा। अच्छा, ये कह रहा है द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली। अभी आपको बताया, देखो अगर जब ये रिएक्शन चल रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन कहाँ होगा बच्चों, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड, देखो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा। तो जो फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन होगा बच्चों, ठीक है, अगर इसको आर एफ लिखे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो देखो ए है तो ए के कंसंट्रेशन के, और ये बी के भी कंसंट्रेशन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये भी लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल होगा बी के कंसंट्रेशन के। फिर से ध्यान से सुनो, किसी रिएक्शन का रेट जो है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो रिएक्टेंट ए है तो ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रिएक्टेंट बी भी है तो बी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स अब रेट को हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन दोनों के प्रोडक्ट, ए के और बी के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये है बच्चों। अगर मान लो अगर इसके साथ इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख दिया गया, ए का ए है, बी का बी है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो ए के कंसंट्रेशन पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बी के कंसंट्रेशन पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये होता है बच्चों। इसी तरह बैकवर्ड रिएक्शन के केस में चलेंगे तो बैकवर्ड ये चल रहा है, वो सी के कंसंट्रेशन और डी के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो देखो बच्चों, तो अभी तक ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन का जो कंसेप्ट है वो हमें यही सिखा रहा है। अच्छा, अब यहां से कह रहा है लेट अस कंसीडर ए जनरल केस ऑफ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। उसने कंसीडर किया कि कोई एक जनरल रिवर्सिबल एक केमिकल रिएक्शन है, वो कौन सा है, ए बी, और ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, एम और एन में।
ए का स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल है, बी का बी है, एम का एम है और एन का एन है। रेट कांस्टेंट दिखा रहा है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट है और ये बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट है। ये क्या है आगे हम लोग अभी देखेंगे। तो बच्चों अब यहां से देखो, आगे अगर हम लोग देखें तो देखो यहां से अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन हमें क्या सिखा रहा, तो अभी हम लोग पीछे डिस्कस किए, वो ये था कि द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, हमारे पास रिएक्शन क्या था बच्चों, वो ये था ए प्लस बी और ये था एम प्लस एन, यही रिएक्शन था बच्चों। फॉरवर्ड की बात कर रहा है, तो देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन ये है, चलो इसको आर एफ लिख दे रहे हैं। तो देखो कह रहा है द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन आर एफ, ये क्या होगा बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ए के कंसंट्रेशन, बी के कंसंट्रेशन, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो उसके पावर होगा इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बच्चों अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हटाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म होगा, वो होता है के, फॉरवर्ड रिएक्शन है तो के एफ लिख दिए। सेम इसी तरह बच्चों अगर बी की बात की जाए तो रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन का अगर आरबी देखें तो ये क्या होगा, आरबी प्रोपोर्शनल टू एम के कंसंट्रेशन पावर एम इनटू एन के कंसंट्रेशन पावर एन के। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर यहां से हटाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म होगा, ये बैकवर्ड का है तो क्या होगा, के बी। तो ये कुछ बातें रही। अच्छा, अब आपको पता होगा बच्चों कि एट इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम अचीव होता है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो यही सारी चीजें अब हमें यूज करनी है, तो यहां हम देख लेते हैं। तो देखो बच्चों यहां से देखिए द कांस्टेंट, ये बातें कर रहा है कांस्टेंट के एफ एंड के बी आर नोन एज रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। ये सारी बातें हो चुकी है। आगे कर रहा है एट इक्विलिब्रियम, अगर बच्चों इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है तो एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दैट मींस आर एफ इज इक्वल टू आर बी, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होगा, इक्वल होगा। तो चलो दोनों रिएक्शन हम लिख लेते हैं। देखो फॉरवर्ड का हमारे पास ये था, बैकवर्ड का ये था। अब यहां से बच्चों हम ये कर सकते हैं, देखो ये के एफ के बी को इससे डिवाइड कर दो, तो के एफ डिवाइडेड बाई के बी इज इक्वल टू, अब देखो बच्चों के बी इस साइड, इसको इस साइड से डिवाइड कर दो तो आपको बच्चों एक रिजल्ट ये मिलेगा। अब यहां जो दो कांस्टेंट टर्म है इनसे एक नया टर्म हम बना लेते हैं, वो होता है टर्म बच्चों केसी। केसी मतलब अगर कंसंट्रेशन है बच्चों तो केसी, क्या मतलब निकला, तो इसका मतलब ये निकला बच्चों, तो यहां से आप समझ लो, बोलो एम और एन क्या थे, देखो एम और एन प्रोडक्ट थे, एम और एन क्या थे, प्रोडक्ट। दैट मींस प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय, ये कौन से थे बच्चों, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, अब देखो दो कांस्टेंट का रेशियो, इससे एक नया टर्म लिया जाता है, वो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। ये क्या है बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। अच्छा, अगर यहीं पर ये कंसंट्रेशन टर्म हटा के अगर प्रेशर यूज कर दिया गया बच्चों, कंसंट्रेशन यूज ना करके प्रेशर यूज करें तो इसके लिए एक नया टर्म आएगा। देखो कंसंट्रेशन के लिए जो ब्रैकेट यूज कर रहे थे, जैसे यहाँ पे देखो हम ये यूज कर रहे थे ना, के एफ एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी, ये कर रहे थे। तो अगर ये तो मोलर कंसंट्रेशन है, अगर प्रेशर आएगा बच्चों तो इस ब्रैकेट के जगह पे पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं, पी और ए का है तो ए, ये बी है बच्चों तो पी बी, क्या यूज करते हैं, पार्शियल प्रेशर। कंसंट्रेशन है तो पी हटा के यहां पे क्या यूज करो, ब्रैकेट यूज कर दो।
बाकी स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो यहाँ पावर आप लगाते थे वो यहाँ भी लगा सकते हो, पी का पावर ए है या बी है जैसे आप यूज करते थे, बस ब्रैकेट की जगह पी लगा दो। तो यहाँ पे के सी के जगह क्या आ जाएगा, पी। तो दो टर्म आपको मिलेंगे बच्चों, के सी एंड के पी। चलो, तो यहां से इसी को कहा जाता है बच्चों लॉ ऑफ मास एक्शन, और इससे हमें दो टर्म मिले। एक टर्म मिला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी और एक टर्म मिला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पी। कंसंट्रेशन टर्म रहेगा के सी यूज करेंगे, प्रेशर टर्म रहेगा के पी यूज करेंगे। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं बच्चों। अब यहां से दिख रहा है कि केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक्स, इसके बारे में अभी हम लोग बात कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में ही बात किया जा चुका है कि केमिकल इक्विलिब्रियम इज क्या होता है बच्चों, डायनेमिक नॉट स्टैटिकल। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टैटिकल नहीं होता, क्या होता है, डायनेमिक इन नेचर एंड नॉट स्टैटिक। अच्छा, even after equilibrium is attained, the forward and backward reaction takes place but at equal speed and always incomplete। देखो बच्चों, इसी ग्राफ की हम लोग बात कर रहे थे स्टार्टिंग में। आप देख रहे हो ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है। अगर प्रोडक्ट यहाँ पे रिएक्टेंट के केस में बात करें तो ये ग्राफ में यहाँ होना चाहिए रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट का होगा बच्चों और ये प्रोडक्ट का प्रोडक्ट। तो देखो रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन सबसे हाई था, टाइम जैसे जैसे बढ़ा कंसंट्रेशन क्या होने लगा, देखो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये निकला कंसंट्रेशन के साथ। अब देखो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा बच्चों, तो देखो जिस पॉइंट पर ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाएगा वही पोजीशन क्या होगा बच्चों, इक्विलिब्रियम। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद तो यहां से बच्चों हमारा इंट्रोडक्शन वाला जो टॉपिक था वो फिनिश होता है। अब इसमें आप लोगों के सिलेबस में रेट कांस्टेंट एंड गिब्स फ्री एनर्जी, इसके बारे में चैप्टर स्टार्ट किया है। अच्छा, तो रेट कांस्टेंट तो हम लोगों ने देख ला, इंट्रोडक्शन में ही हम लोगों ने रेट कांस्टेंट देख लिया। केसी क्या है बच्चों, रेट कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चल अब बात करेंगे बच्चों जो उसी में एक है आपका रेट कांस्टेंट और सेकेंड क्या है, फ्री एनर्जी। तो रेट कांस्टेंट का टर्म वही हम लोग फिनिश किए, अब देखने वाले फ्री एनर्जी का। तो देखो व्हेन रिएक्शन अटेन, देखिए व्हेन रिएक्शन अटेन इक्विलिब्रियम एट सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर। बच्चों अगर कुछ फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पर कोई रिएक्शन जो है अगर टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स कर दिए और कोई रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम अटेन कर पा रही है तो देन डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, ये जो डेल्टा जी है इसी को बोला जाता है गिव्स फ्री एनर्जी। देखो ये गिव्स फ्री एनर्जी क्या है, जो यूजफुल वर्क करने में क्या हो, हम लोग जैसे मान लो कोई हमारे पास सिस्टम है तो इस सिस्टम की कुछ इंटरनल एनर्जी होती है, मान लो इसकी एनर्जी है जी। अगर ये सिस्टम जब वर्क करना, इससे कुछ आप लोग काम लेना स्टार्ट किए तो इसकी जो पहले एनर्जी जी थी ये एनर्जी क्या आएगा, एनर्जी में चेंजेज होंगे, ठीक है। तो यूजफुल वर्क करने में एनर्जी में जो चेंजेज आ रहे हैं इसी को तो बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। तो बच्चों अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उस समय डेल्टा जी ऑलवेज भी 0। डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, 0। याद रखिएगा, इसका हमेशा नीड पड़ेगा। कब डेल्टा जी एट इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू 0। अच्छा, इफ द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज नेगेटिव। देखो बच्चों डेल्टा जी की 3 वैल्यू हो सकती है। इफ डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा जी इज लेस देन 0 एंड डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। 3 वैल्यू है।
डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो। व्हाट मीन दिस? अगर डेल्टा जी का वैल्यू जीरो से ज्यादा है, डेल्टा जी की वैल्यू जीरो से कम है या जीरो है, दैट मीन्स आप लोग तीन कंडीशन जानते हैं, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो, या डेल्टा जी की वैल्यू जीरो हो। अगर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो हो तो कंडीशन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो बच्चों तो उस कंडीशन में सिस्टम स्पॉन्टेनियस होगा। ये भी पढ़े होंगे, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होगा कि अपने आप रिएक्शन प्रोसीड होगी, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। नॉन स्पॉन्टेनियस दैट मीन्स रिएक्शन अपने आप नहीं होगी, आपको उसको कराना पड़ेगा। तो ये सब डिसाइड होता है बच्चों डेल्टा जी की वैल्यू से। अगर डेल्टा जी जीरो है तो समझ जाएंगे कि ये इक्विलिब्रियम में है, डेल्टा जी नेगेटिव है तो समझ जाएंगे कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात हो रही है, डेल्टा जी पॉजिटिव है तो समझ जाएंगे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात हो रही है। तो डेल्टा जी की वैल्यू से थोड़ा सा सजग रहना। चल, तो यहां पर यही कह रहा है कि इक्विलिब्रियम अगर अटेन हो रहा है किसी सर्टेन टेम्परेचर प्रेशर पे, देन डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो। नाउ if the free energy change of any chemical reaction is negative, अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, the chemical reaction can takes place spontaneously, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। It is feasible if the free energy change of any reaction is positive, the reaction will the free energy change of not be proceed। अगर बच्चों डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, दैट मीन्स रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। वो कैसी होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस, आपको कराना पड़ेगा। तो वही बात हो रही है, और इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा जी जीरो। आगे कह रहा है बच्चों, हेंस वी नो दैट G इज इक्वल टू H माइनस TS। ये सबको पता है, यहां थर्मोडायनामिक्स यूज किया गया बच्चों। थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स से G क्या है बच्चों? गिव्स एनर्जी। H क्या है? एंथैल्पी। H क्या है बच्चों? एंथैल्पी। T क्या है? टेम्परेचर। S क्या है? एंट्रोपी। तो G इज इक्वल टू H माइनस TS एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अब बच्चों जो हमारे पास ये इक्वेशन हम लोग देख रहे हैं कि G इज इक्वल टू H माइनस TS, इस इक्वेशन का हम लोग कहीं यूज नहीं कर सकते, इसका कोई यूज ही नहीं होगा बच्चे। तो बात आती है, जब यूज ही नहीं होगा तो ये लिखा क्यों गया? तो लिखा गया है, देखो G का कहीं यूज नहीं होगा, लेकिन गिव्स फ्री एनर्जी में जो चेंजेज होंगे उसका यूज होगा। H एंथैल्पी, एंथैल्पी में जो चेंज होगा बच्चों उसका यूज होगा। एंट्रोपी, एंट्रोपी में जो चेंज होंगे उसका यूज होगा। तो चलो, यहां गिव्स फ्री एनर्जी है तो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी माइनस टी डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी। इसका हमें बहुत ज्यादा यूज करना है। जैसे अगर लिखा जाए बच्चों, थर्मोडायनामिक्स में आप पढ़े इंटरनल एनर्जी। बच्चों कोई भी सिस्टम हो उसके पास अपनी खुद की एनर्जी होती है, उसी को बोला जाता है इंटरनल एनर्जी। आप इंटरनल एनर्जी पता कर ही नहीं पाओगे, एंथैल्पी पता नहीं कर पाओगे, एंट्रोपी पता नहीं कर पाओगे बच्चों। हाँ, इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना हो रहा है ये हम पता कर लेंगे, एंथैल्पी में चेंज कितना हो रहा है ये सब बच्चों जो चेंज है ये पता कर पाएंगे। तो याद रखिए, इसी से गिव्स फ्री एनर्जी में चेंजेस क्या हो रहा है हम ये पता कर लेंगे। तो इसके लिए ये इक्वेशन थोड़ा सा आप लोग तैयार रखेंगे। आगे बात करते हैं बच्चों, यहां से नेक्स्ट है, तो इसमें गिव्स फ्री एनर्जी पे बात हो रही थी, तो वहां से हमें एक इक्वेशन क्या मिला था? डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S का, ये इक्वेशन मिला था। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों कि यहां से देखो, देयर आर टू फैक्टर विच कंट्रीब्यूट टू द वैल्यू ऑफ डेल्टा G। जो इक्वेशन डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S हम यूज कर रहे थे, इसमें दो फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
आप यहां से देख सकते हैं वो दो फैक्टर, फर्स्ट एनर्जी फैक्टर दैट मींस डेल्टा एच, इट्स कॉल्ड चेंज इन एंथैल्पी, एंड सेकेंड फैक्टर एंट्रोपी फैक्टर कॉल्ड डेल्टा एस। ये दो फैक्टर क्या कर रहे हैं बच्चों, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डेल्टा जी की वैल्यू में। चलिए तो आगे देखते हैं। अब देखो यहां से देखते हैं, नाउ द स्पॉन्टेनिटी would be decided by the overall value of the two factor। अब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, वो ओवरऑल दोनों के वैल्यू पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा, क्योंकि उन्हीं पे डेल्टा जी को डिपेंड करना है। दी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, बच्चों डेल्टा जी को गिब्स फ्री एनर्जी कहा जाता है, डेल्टा जी नॉट यूज कर देंगे, ये है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड का मतलब कुछ कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह चेंज करके कंडीशन स्टैंडर्ड बनाया जाता है, तो इट्स अ स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। Standard gives free energy. Changes of any chemical reaction is defined as the free energy changes of a reaction when reactant and products are in their standard state। देखो ये प्रेशर का है बच्चों, ये टेम्परेचर है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में आपको वो इक्वेशन कैसे देखने को मिलेगा, तो ये मिलेगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। इट्स अ स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, मतलब टेम्परेचर प्रेशर का कंडीशन क्या है बच्चों, चेंज है। आगे वेयर डेल्टा जी नॉट इज द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, बाकी वही बात है बच्चों जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। चलो आगे देखते हैं यहां से। तो यहां से बच्चों अभी तक के टॉपिक में हम लोगों की बातें रही लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, उसके बाद रेट कांस्टेंट, गिव्स फ्री एनर्जी, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। लेकिन अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सब स्टार्ट होने वाले हैं बच्चों, और उसका स्टार्टिंग यहां से है, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड फ्री एनर्जी। अभी जो हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे थे, जो था ना केपी केसी, केसी क्या था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था। तो उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और किसमें, फ्री एनर्जी, इन दोनों में रिलेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग बच्चों अब बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं दोनों में रिलेशन क्या है। सो नाउ लेट अस कंसीडर ए रिवर्सिबल रिएक्शन। इसके लिए हम कोई एक रिवर्सिबल रिएक्शन को कंसीडर करते हैं। वो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, ए प्लस बी एम एन एन। ये KF लिखा है बच्चों, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन चल रही है उसका रेट कांस्टेंट, और KB बैकवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन हो रही है इसका रेट कांस्टेंट है। अगर हम बात करें बच्चों इसके लिए, अगर जब जनरली आप लोग KC पता करते हो, जिसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, तो आप लोग क्या लिखते हो, KC इज इक्वल टू ये जो प्रोडक्ट का कंसर्न एक्टिव मास ऑफ जो प्रोडक्ट है इनके, देखो ये जो प्रोडक्ट है इनके एक्टिव मास डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का। देखो ये प्रोडक्ट हो गया और ये क्या हो गया, रिएक्टेंट का। अच्छा, इसी को हम लोग KC भी बोलते थे। लेकिन बच्चों यहां से एक नया टर्म आएगा जिसको अब आप लोगों को थोड़ा केयरफुली समझना पड़ेगा। हमने यहाँ KP KC कुछ राइट नहीं किया, यहां से एक टर्म एक रिप्रेजेंट किए हैं, किससे, Q से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Q। अच्छा, और Q क्या आ रहा है, सेम वही आ रहा है, M स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, N स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सेम यही है जो KC हम लिखते थे। बच्चों इस Q को कहा जाता है हियर, Q इज रिएक्शन कोसेंट। Q को बोला जाता है बच्चों रिएक्शन कोसेंट, याद रखिएगा, Q इज कॉल्ड रिएक्शन कोसेंट। अब ये रिएक्शन कोसेंट क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं।
रिएक्शन कोसेंट कैन बी डिफाइंड एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन। ये जो बच्चों रिएक्शन कोसेंट है, इसको रिएक्शन के किसी भी स्टेज में डिफाइन किया जा सकता है, इसको जज किया जा सकता है, पता किया जा सकता है। जैसे मान लो यही रिएक्शन चल रही है, तो कोई जरूरी नहीं है कि जब इक्विलिब्रियम आए तभी हम पता करेंगे। कभी रिएक्शन पे आप पता कर लो तो Q को कभी भी पता किया जा सकता है। रिएक्शन के किसी भी स्टेज में Q को इसी से पता कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं कि नया हमें यहां से क्या मिलने वाला है। तो देखो बच्चों, हमें नया अब मिलने वाला है, वो है देखो यहां से देखो, बट इफ वी मेजर Q एट इक्विलिब्रियम। बच्चों Q को तो हम किसी भी स्टेज पे डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर उसी Q को इक्विलिब्रियम स्टेज पे पता करेंगे तो उस समय बच्चों Q जो होगा वो K इक्विलिब्रियम, K क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, जिसको हम लोग KC KP लिखा करते थे। तो उस Q को हम अगर इक्विलिब्रियम है उस पे Q की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो K इक्विलिब्रियम के क्या होगा, इक्वल होगा। दैट मीन्स हियर K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जगह Q के जगह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। कब, जब Q इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। दैट मीन्स अगर जो हम रिएक्शन लिख रहे थे बच्चों, उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आप KC लिखते तब भी आप यही लिखते, Q भी आप यही लिख रहे थे। तो बच्चों के माइंड में एक डाउट ये चल रहा होगा कि जब Q भी वही लिखते थे, इक्विलिब्रियम भी यही लिख रहे हैं, तो दोनों में क्या कोई दोनों सेम है या दोनों में कुछ फर्क है? तो बच्चों फर्क है। Q किसी भी स्टेज पे आप लिख सकते हैं, लेकिन K इक्विलिब्रियम किसी स्टेज पे नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन में। दैट मीन्स इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब जैसे M है, जितना M जैसे फॉरवर्ड, जैसे रिएक्टेंट A है, तो जितना A का लॉस हो रहा होगा उतने ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा होगा, या जितना प्रोडक्ट लॉस हो रहा होगा उतने ही रिएक्टेंट का क्या होगा, फॉर्मेशन। यानी कंसंट्रेशन कंटिन्यू क्या है बच्चों, इक्वली चेंज हो रही है। ये ध्यान देना, कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में यही तो है, इक्वली चेंज होगा। जितना ये डिसोसिएट होगा उतना ही वो उसका फॉर्मेशन होगा, जितना वो डिसोसिएट वो होगा उतना ही ये फॉर्म होगा। मतलब सेम कंसंट्रेशन, सेम अमाउंट में कंसंट्रेशन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ये है बच्चों इक्विलिब्रियम का कंडीशन। जबकि Q के साथ अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो अब कंसंट्रेशन फिक्स नहीं है, वो कंसंट्रेशन क्या हो सकते हैं, आगे पीछे चेंज हो सकते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम में इक्वली होगा। तो चलो ये बात रही बच्चों K इक्विलिब्रियम की। चलो आगे देखते हैं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमें ये मिला। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट यहां से देख लेते हैं। लुक हियर, अब यहां से बच्चों एक थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन है। अगर आप लोग नर्स्ट इक्वेशन कभी डेराइव किए होंगे तो नर्स्ट इक्वेशन का डेराइवेशन यहीं से आता है। वो थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q। इट्स अ थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन। एट इक्विलिब्रियम पर हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में डेल्टा, देखो इक्विलिब्रियम अगर कंडीशन है तो दो चीजें हमें यहां से मिलने वाली है। फर्स्ट क्या, डेल्टा G, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा G की वैल्यू क्या है, 0। बट डेल्टा G नॉट, ये 0 मत कर देना। ये डेल्टा G नॉट बच्चों ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। इक्विलिब्रियम पे कौन 0 होगा, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा G 0। ये जरूरी नहीं है कि डेल्टा G नॉट 0 हो, वो स्टैंडर्ड कंडीशन है। चलो तो याद रखिए, पहला तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा G की वैल्यू 0, ये फिक्स है। सेकेंड बच्चों
Q जो है ये K इक्विलिब्रियम के क्या होगा, इक्वल होगा, पीछे हम लोग डिस्कस किए हैं। तो अब यहां से बच्चों इस इक्वेशन में पुट कर दो, डेल्टा जी क्या है, 0 है, डेल्टा जी नॉट तो 0 होगा नहीं, प्लस आर टी एल एन क्यू, यहां से एक इक्वेशन हम लोगों ने प्राप्त किया। अब इस इक्वेशन को क्या हम ये भी लिख सकते हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू आर टी एल एन क्यू, उस साइड करेंगे माइनस आर टी एल एन क्यू। बच्चों यही रिलेशन है, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड गिब्स फ्री एनर्जी, इसके बीच क्या है, ये रिलेशन है। अगर इस रिलेशन को और सिंप्लीफाई किया जाए और ओपन किया जाए बच्चों, तो हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी, बच्चों एल एन, इसको बोला जाता है नेचुरल लॉग। एल एन को क्या बोलते हैं, इट्स अ नेचुरल लॉग। अगर बच्चों नेचुरल लॉग है एल एन, तो ये लॉग बेस ई, लॉग दो बेस पे पता करते हैं, एक होता है जनरल लॉग जो बेस 10 पे पता करते हैं, एक होता है बच्चों नेचुरल लॉग जो बेस ई पे पता किया जाता है। तो ये नेचुरल लॉग है यानी लॉग बेस ई। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्यू, देखो एल एन के जगह पे क्या हो गया, लॉग क्यू ऑन बेस ई, यही है। अब अगर बच्चों जो ये नेचुरल लॉग है, अगर इसको बेस 10 पे जनरल लॉग में हमें कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दो मल्टीप्लाई, तो होगा 2.303 लॉग क्या होगा, क्यू, क्योंकि बेस 10 लिखो या ना लिखो, ठीक है, अगर बेस नहीं लिखे हो तो जनरल लॉग ही है, तो ये होगा। तो अब अगर इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करें तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, माइनस आर टी एल एन क्यू को, ठीक है, एल एन क्यू के जगह पे क्या हमें लिख सकते हैं, 2.303 लॉग क्यू, क्या ये लिखा जा सकता है, तो लिखा जा सकता है। अब देखो ये सब मल्टीप्लाई में है, तो क्या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, माइनस 2.303 आर टी लॉग क्यू, ये बच्चों डेल्टा जी नॉट। क्या हम ये भी लिख सकते हैं, क्यू के जगह पे क्या, के इक्विलिब्रियम, तो आप कर सकते हो माइनस 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। देखो बच्चों दिस इज अ रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर एग्जामिनेशंस में आपको डेराइव करने के लिए दे तो आप ये डेराइवेशन कर सकते हो, दिस इज अ सिंपल प्रोसेस। चल, तो आज का हमारा टॉपिक बस यही तक। इसमें हम लोगों ने क्या सीखा, इक्विलिब्रियम के बारे में सीखा कि इक्विलिब्रियम है क्या, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट जहां सेम हो जाए उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। हमने ये भी सीखा इक्विलिब्रियम दो टाइप के, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड सेकेंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम, और कंडीशन भी देखा कब स्टैटिकल होगा कब डायनेमिक्स होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम जिसे हमें पढ़ना है। और हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में, जहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें मिला जो कि क्या था, Kc एंड Kp। इसके अलावा हम लोगों ने गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में देखा, कब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, कब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, कब रिएक्शन जो है मतलब इक्विलिब्रियम में रिएक्शन क्या होगा, जीरो होगा, ये भी हम लोगों ने देखा। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने, लास्ट टॉपिक आज का ये देखा, ठीक है, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स और गिब्स फ्री एनर्जी में क्या रिलेशन है, तो हमें ये रिलेशन मिला। बच्चों इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, इसके बाद लॉ ऑफ मास एक्शन जो अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा, अब उसका हमें देखना होगा थर्मोडायनेमिक्स डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, यानी लॉ ऑफ मास एक्शन का थर्मोडायनामिक्स डेरिवेशन देखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन तो बड़े इंपॉर्टेंट है, एक ये हो गया क्लैसियस क्लेपरान इक्वेशन हो गया, ली चेटलियर प्रिंसिपल, आगे के सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे जिसमें हमारा टॉपिक क्या होगा,
थर्मोडायनेमिक्स डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तो बस ठीक है बच्चों।